उन सिपाहियों का अपमान, उन सिपाहियों का जिनको सीज फायर की ऑर्डर अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि एक विदेशी से मिली। वेदना उन परिवारों की जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले में अपने परिजनों को खो दिया, और क्रोध इस सरकार पर जो आज तक पहलगाम के आतंकी हमलावरों को न पकड़ पाई है और ना ही उनकी कुछ सुराग ढूंढ पाई है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। पर अब खेल और मनोरंजन ही काफी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता, पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। फिर साहब की मार्केटिंग की तरकस से आया नया तीर, ऑपरेशन सिंदूर। मुझे हमारी सेना की बहादुरी पर बिल्कुल संदेह नहीं है। मुझे हमारी सेना की बहादुरी और वीरता पर बिल्कुल संदेह नहीं है, पर इस सरकार की दुर्जनता की सीमा देखिए कि सेना के जवानों को लड़ने जरूर भेजती है, पर हमला होने के पहले दुश्मनों को आगाह भी कर देती है। वाह, ये हमारे परराष्ट्र मंत्री का बयान था। क्या यही कारण है कि हमारे जेट्स दुश्मन के द्वारा गिराए गए? क्या ये हमारी सेना के जवानों के जानों के साथ खिलवाड़ नहीं थी? खैर, जो इंसान मानता हो कि इस सेना के जवान की तुलना में एक व्यापारी ज्यादा खतरा मोल लेता है, उससे हम अपेक्षा ही और क्या करें। ये मूर्खता है या फिर देशवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या हासिल हुआ? अमेरिका के दबाव में किया गया एक शर्मनाक सीज फायर। फॉरेन पॉलिसी ऐसी कि मित्र देशों ने आतंकवाद की निंदा तो की, पर पाकिस्तान की नहीं। स्पीकर मैडम, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने का पर्व है। किस बात का जश्न मनाए प्रधानमंत्री जी? हमले के पहले आपके विदेश मंत्री दुश्मन को हमले की पूर्व सूचना देते, उसका जश्न मनाए? इसी का असर ये था कि हमारे जेट्स गिराए गए, क्या इसका जश्न मनाए? या फाइटर जेट जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पायलट्स का क्या हुआ? इस देश को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, क्या उसका जश्न मनाए? सीज फायर का ऐलान इनके कथित मित्र ट्रंप करते हैं, इससे जो हमारी देश की तीनों सेनाओं का मानसिक खच्चीकरण हुआ, क्या उसका जश्न मनाए? और तो और पहलगाम के आतंकियों को कोई सुराग नहीं, क्या इसका जश्न मनाए? इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि इतनी कमजोर अब तक कभी नहीं हुई थी। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी। अपने मन की बात छोड़कर देशवासियों को की सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत दिखाइए। याद आती है जब इंदिरा गांधी जी के सामने पाकिस्तान सरेंडर हुआ था और एक हार्ड लाइनर निक्सन जैसे को भी इंदिरा गांधी की बात सुननी पड़ी। और विदेशी नीति की तो हालत और भी शर्मनाक है।
हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, जो कभी भारत के सबसे करीब थे, आज हमारी पीठ पीछे चीन से हाथ मिला रहे हैं। एक समय था जब भारत के पास नेबरहुड फर्स्ट की नीति थी और आज हमारे पड़ोसी हमें लास्ट प्रायोरिटी मानते हैं। स्पीकर मैडम, विदेश जाकर इंडियन डायस्पोरा के साथ तस्वीर खिंचवाना ही विदेश नीति बन गई है। अब ये सरकार प्रश्न पत्र भी खुद बनाती है और उत्तर भी खुद तय करती है। जनता से कोई संवाद नहीं, पार्लियामेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। ये सरकार केवल प्रचार की मशीन बनकर काम कर रही है। पहलगांव के शहीदों के परिवारों को जवाब कौन देगा? सरकार की कूटनीति की असफलताओं को जवाब कौन देगा? चीन की बढ़ती घुसपैठ और पड़ोसी देशों की बेरुखी का जवाब कौन देगा? अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सरकार को सत्ता में बने रखने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष का हर सांसद लोगों के सवालों को उठाता रहेगा और अगर सवालों से डरती है तो कुर्सी छोड़ो। ये कुर्सी, ये पद जवाबदेही का है, सिर्फ इवेंट सेलिब्रेशन का नहीं है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। आवाज ना सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। मजलूमों की चीखें तो सुन लीजिए। मन की बातें बहुत कर ली साहब, वक्त मिले तो देशवासियों की गुहार भी सुन लीजिए। थैंक यू स्पीकर महोदय, जय हिंद। श्री सुनील तटकरे जी। किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते। जो अच्छा है वो अच्छा ही है। और जब देश के बारे में आता है, आप नहीं थी शैलजा जी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में हम जब गए थे तो पहली कांग्रेस पार्टी बोली थी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त तू मैं का नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और हम आपके साथ हैं। आप जो निर्णय ले, युद्ध करे, कुछ भी करे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये तेजस्वी सूर्या क्यों पता नहीं है। तो मैं ये जो नए लोग आके पता नहीं क्या क्या हमको सुना के जाते हैं और गलत इतिहास बनाते हैं और रिकॉर्ड पे गलत लाते हैं, इसके लिए मुझे दुख हुआ उनके भाषण सुन के। उनके लिए बहुत अंधा भक्त होते काय असेल। नदर थिंग ही सेड, एनआईए के बारे में बोल रहे थे। किसने एनआईए शुरू किया? ये तू मैं का वक्त नहीं है। इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा, मैं नहीं कहूंगी हमने किया, अच्छा ठीक है हमने किया, आपने आगे लिया, अच्छी बात है, बट एनआईए ने भी गलती निकाली। ये जो तेजस्वी जी ने, या मुझे विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी, क्योंकि कब से, जब से हम सबको उन्होंने बुलाया था और ये जो अभी मंत्री जी में मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी बोले, मैं उनकी तहे दिल से हम सब की तरफ से आभारी हूँ कि हम सबको उन्होंने चुना और विश्वास के नाते हमें प्रदेश में भेजा। और मैं सिर्फ जयशंकर जी को 2-3 छोटे सवाल करना चाहती हूँ। उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने भाषण सबको दिया, पर मुझे 2-3 सवाल उनको पूछने हैं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ क्योंकि देश के बारे में है। कि उन्होंने कहा दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए, बट उन्होंने एक मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी एस्केलेशन जब किया हमारी बहुत प्रशंसा सबने की। तो सारी दुनिया ने डी एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए It is a great thing for India and he spoke really well. So the other members, when they said that we will enter and we will hit them, that language is good. It may sound good while speaking, but in this world, the fight, you are also a woman, and I know that you are a very sentimental woman. You tell me please that whenever there is sloganeering and shouting, there are only widow women and the डायलॉग्स, टॉक्स, ये सारी बातें हम सब कह के आए कि टेररिज्म, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अनुराग वो रोज बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर। वी वर साथ में थे, हम एक साथ बैठे थे कि आतंकवाद और रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा, एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया।
लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डी एस्केलेट तो एक डेढ़ दिन में ही हो गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, ये जो युद्ध हुआ था उसकी मंशा क्या थी, ये मैं जानना चाहती हूँ। और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था, तब हमारी, मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था ओमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। मैं कभी इस मामले में क्रेडिट नहीं लूंगी, इतनी तो इंसानियत रखो। नवंबर 21 में उसको फांसी हुई थी, नवंबर 21 में, हिसाब देती हूँ आपका। पहले कन्विक्ट हुए 2010 में, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन, एग्जीक्यूशन कैरिड आउट, और नवंबर 2021 में पूना में इसी को फांसी हुई थी, कसाब को। ये काम हमने किया है, हमने नहीं किया, सबने मिलके किया है, इन्होंने भी तब साथ दिया था, और जो सच है वो सच है। अब मैं बोलती सर कि पहलगाम, पूंछ, राजौरी, इस पे भी मैं डिबेट पे भी आऊंगी। और मैं, किसी ने यहाँ नहीं बोला, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जरूर बोलना चाहती कि उमर अब्दुल्ला जी ने इमीडिएटली असेंबली में, और सारे एमएलए किसी भी पार्टी को हो वहाँ, उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सारों ने यूनानिमसली कंडेम किया कि अटैक नहीं होना चाहिए था। तो ये सब के ने वहाँ कभी पार्टी तू मैं नहीं गिरे। मैं थोड़े सवाल पूछना चाहती हूँ इस सरकार को। आप सब जिस बारे में बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन आपने हिसाब किताब किया इस वक्त का। मैं पूछना चाहती हूँ कि 11 सितंबर 16 में पूंछ का अटैक हुआ, 18 सितंबर 16 में उरी का अटैक हुआ, 14 फरवरी 19 में पुलवामा हुआ, और 22 अप्रैल 25 में पहलगाम का अटैक हुआ। और अब जब हुआ तब पूंछ और राजौरी में भी 16 लोग शहीद हुए हैं, और 60 लोगों को अस्पताल लेके गया है। तो जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद 16 लोगों की भी मौत, शहीद हुए हैं इस देश के लिए। इसके बारे में भी हम सब ने सोचना चाहिए, और रिकॉर्ड को उन्हें भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये सारा जो हो रहा है, मैं आज आरोप करने के लिए खड़ी नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो वेदना उस 26 लोगों के, जैसे तेजस्वी सूर्या जी ने कहा, उनके निर्वाचन क्षेत्र से कई लोग हैं, मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र के, पूना जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहाँ की 2 फैमिलीज की मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। संतोष जगदाड़े और कौस्तुभ गनबोटे। संतोष जगदाड़े की बेटी आसावरी, उनकी बीवी प्रगति और संगीता गनबोटे, ये तीनों साथ में थे। वो लड़की आज मुझे, जब भी मैं उसको मिलती हूँ ना, तो एक ही सवाल मुझे पूछती, ताई, मराठी में बड़ी बहन को ताई कहते हैं। तो ये आसावरी मुझे सिर्फ एक सवाल करती रहती कि ताई ये सब ठीक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप गए, अटैक हुआ, आप लोग परदेश जाके, सब ठीक हुआ, लेकिन मेरे बाबा को न्याय कब मिलेगा? मेरे बाबा का जिसने खून किया मेरे आंखों के सामने, उनको न्याय कब मिलेगा? 4 लोग, अभी पता नहीं वो 4 थे, 5 थे, 6 थे, पता भी नहीं है। पहले फोटो भी आई, उसके बाद एनआईए का न्यूज आया कि ये 4 वो है नहीं, कहीं और ही है। तो कौन है वो आतंकवाद 4? आए कैसे, गए कहाँ, किसी को पता नहीं है। 2 मिनट में मैं सिर्फ उनकी वेदना आपको बताना चाहती हूँ। तो उनका सिर्फ सवाल इतना है कि वो आए कब, गए कैसे। उनकी माँ का एक इंटरव्यू आपने देखना चाहिए मैडम, मैं टेबल करूंगी, सबने देखना चाहिए। उनकी जो बीवी है उसके साथ खड़ी थी, बोलती है 3 महीने हुए, 90 दिन, आज भी जब आंख बंद करती हूँ तो वही घिनौना चेहरा उनके सामने आता है, और खोलती हूँ तो लगता है फिर वो वही आएगा और खून करके जाएगा। क्या गलती थी उनकी? बताइए मुझे, क्या गलती थी? वो छुट्टी मनाने, और पता है वो उसके फादर क्या कह रहे थे उसको? पहलगाम पहली बार प्लेन में फैमिली बैठी थी और उसको चिढ़ा रहे थे, देखो अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, अभी तुम्हारी शादी करेंगे, अगली टाइम मैं नहीं तुमको कश्मीर लाऊंगा, पति के साथ आए। वो लड़की कहती है, ताई मैं सोच रही थी कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन मेरे लिए और मेरी माँ के लिए वो नर्क बन गया। कोई इसका जवाब दे, क्या जवाब दूं उसमें बेटी को?
आप बताइए, 50 लाख रुपया सरकार ने दे दिया और इस महाराष्ट्र की सरकार ने उसको वायदा भी किया था उसको नौकरी मिलेगी आसारी को, आज तक नौकरी नहीं मिली है। कागज पे कागज, फाइल पे फाइल भरे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। और दुख की बात है कि बीजेपी के एक एमएलए है मध्य प्रदेश के, दो पॉइंट से, मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक एमएलए है, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोले, विक्रम मिश्री के बेटी को ट्रोलिंग किया, हेमंत जी के विडो जो है उसको बेचारी को ट्रोलिंग किया, और जहां जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे थे देश में उनको भी पिटा। इससे कैसे चलेगा? ये हम यहाँ आए वो किसी पे टीका टिप्पणी करने नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत सारी उम्मीदें थी मुझे, और मेरे अमित शाह जी से बहुत सारी अपेक्षा है। एक असर्टिव नेता के रूप में हम उनको एक असर्टिव होम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी अपेक्षा है उनसे, और मुझे विश्वास है कि होम मिनिस्ट्री इन चारों को न्याय कब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कंप्लीट और इज नॉट अ सक्सेस। ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं है, तब तक सफल नहीं, जब तक आप उस आतंकवादी को खोज न लें। चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, जब तक दे आर गेट देयर, जब तक वो आतंकवादी आप नहीं पकड़ेंगे तब तक वो न्याय नहीं होगा। वी कैन नॉट सेलिब्रेट, सो आई थिंक वी ओwe it to those families। तक हम इस सफलता को नहीं मना सकते, और उस परिवार के लिए हमारी ये देयता है। सब एक चीज सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तेजस्वी सूर्या कह रहे थे 1 आंख 2 आंख पता नहीं क्या क्या तोड़ने वोड़ने की बात हो रही थी। मैं 4 देशों में, ये इसी सरकार का बड़प्पन है, मुझे 4 देशों में भेजा था, हम सब मिलके गए थे, अनुराग भैया भी थे उस टिंग में, और उन्होंने भी सुन चुके। 4 लोगों के बारे में हर देश ने हमें पूछा, हर देश में जहां जहां हम गए एक ही हमें पूछ रहे थे कि ये आप महात्मा गांधी के देश से आते, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के देश से आते, आप इंदिरा जी के देश से आते, आप मोदी जी के देश से आते। तो ये जो विरासत सबकी हमारी, इसी विरासत को, ये विचारों के बहुत सारी अपेक्षाओं से लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी विनम्र विनती है सरकार को कि आप जो ये लोग हमें नहीं मिल रहे, सारी चीजें, सारे हमारे जो विपक्ष है लड़ाई बंद कर देंगे, और पहले ऑपरेशन सिंदूर को अगर आपको सही मायने में लेके जाना है तो वो 4-5 जितने भी आतंकवादी है वो मिलने चाहिए। और जैसे कारगिल में अटल जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वैसी इस सरकार को मैं विनम्र विनती करती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का एक रिपोर्ट किया जाए, जैसे कारगिल में अटल जी ने किया था, वो पार्लियामेंट में टेबल की जाए, तो सबको जो किया है वो पता चलना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। हमको गर्व होता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का अवसर हमको मिला, क्योंकि इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पर इसने एक न्यू नॉर्मल को स्थापित किया है भारत के लिए। ये न्यू नॉर्मल की जो नींव है वो सदियों पहले रामचरितमानस में लिख दी गई थी, जिसकी चौपाई है, बिनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। इसका अर्थ ये है कि विनय और धैर्य जरूर ही महत्वपूर्ण गुण है, पर जब धैर्य का बांध टूट जाता है तो भय के बिना उसका कोई उपचार नहीं बचता। हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प से और सेनाओं के अदम्य शौर्य के वजह से आज एक नए भारत को विश्व स्तर पर स्थापित किया गया। ये नया भारत क्या है? ये नया भारत वो है जो शांति के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जी के दिखाए हुए पथ पर तो चलता है, पर अगर राष्ट्र सुरक्षा की और राष्ट्र हित की बात हो तो प्रभु श्री राम के धनुष को और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी उठाना जानता है। आज इस चर्चा के 2 भाग हैं। पहला भाग है पहलगाम पर हुआ अटैक, और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम पर जिस तरह से अटैक आतंकवादियों ने किया, वो नागरिकों पर अटैक नहीं, वो मानवता पर अटैक है। आतंकवादियों ने धन पूछकर उनकी पत्नी के सामने, माँ के सामने, परिवार के सामने, बहनों के सामने सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मार दिया। हम लोग ये पूरा देश वो चित्र कैसे भूल सकता है जब एक नवविवाहित महिला लाल चूड़ी पहनकर अपने पति के शव के बगल में बैठी थी। इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता।
लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था, और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में नेहरू जी की दोस्ती की नीति ने हमारे देश के धज्जियां उड़ा दिए थे। 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धन को आगे लेके जाओ, हिंदू धन के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है, पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर
धन पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी। आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है, अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे, अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ रहा है। और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। सबसे पहले मैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे तीनों सेना के वीर जवान, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर इस विशेष चर्चा का पूर्ण समर्थन करती हूं। यह एक ऐसी कार्रवाई है जिसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारी सेना देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है और भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरदर्शिता और अदम्य नेतृत्व ने इस ऑपरेशन को संभव बनाया। आपकी अटल प्रतिबद्धता ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारे राष्ट्र के हर इंच की रक्षा की जाएगी और आपने यह साबित कर दिया। भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन और रणनीतिक सोच ने हमारी सेनाओं को वह शक्ति और दिशा प्रदान की जिनकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। आपने यह सुनिश्चित किया कि हमारे जवानों को सर्वोत्तम उपकरण और समर्थन मिले और ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी बहादुरी और प्रभावशीलता के साथ कर सके। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी निगरानी में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व समन्वय और समर्थन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर केवल सीमाओं पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि हमारे देश के भीतर भी शांति और व्यवस्था कायम रखने का एक प्रयास था, जिसने ये भूमिका अमूल्य रही। इसमें ये बताया गया हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां जो सुहागन थी कि उसके सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके सुहाग को लूटा गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे सेना के जवान ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर करके और जहां जहां आतंकवादी ठिकाना था वहां पर हमला कर करके इसने ऑपरेशन किया, उन आतंकवादियों का ऑपरेशन किया, इसलिए ये नाम ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। मैं ऐसे जवानों को भी मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो 26 हमारे जो देशवासी नागरिक की जो हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति भी मैं सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके प्रति भी मैं उनके परिवार के
प्रति की उन्हें शक्ति दे ये सहन करने का। और मैं कहना चाहूंगी 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर विश्व इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह पहली बार जब किसी देश ने संयमित तरीके से केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया बिना पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाए। यह बदला था 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का, जिसमें 26 हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मारा गया। माननीय महोदय, भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स, एस्केल्प मिसाइलों और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का उपयोग 9 ठिकानों पर किया गया और हमने बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर तोयबा का गढ़ और मुजफ्फराबाद में आतंकी गढ़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश था बॉर्डर पर बैठे पाकिस्तान को, जिसने पिछले 70 वर्षों से भारत में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा। हमने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि हम युद्ध में भी शराफत रखते हैं। हमने ना किसी पाकिस्तानी नागरिक को ना उनकी सेना पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया जो देखने की बात है। उन्होंने हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों पर बम फेंके, महिलाओं और बच्चों को, निर्दोष को मारा, ड्रोन से हमला किया, रनवे पर हमले का जवाब दिया। एक सेकेंड बस लास्ट में कर रही हूँ। माननीय महोदय, एक महिला सांसद होने के नाते मेरे लिए, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए यह गर्व का क्षण था जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को संबोधित किया। जब उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत ने कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाया। ये करने के, और मैं लास्ट कर रही हूँ, आप ज्यादा समय हमें दिए नहीं, मैं थोड़ा और लेना चाह रही थी। हमारी सरकार ने रक्षा बजट और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाया। और दूसरा है, मैं अपनी बात को एक शायरी के साथ समाप्त करना चाहूंगी। हम वो नहीं जो जख्मों पर सिर्फ मरहम लगाते हैं, हम अब जख्म देने वालों का वजूद मिटाते हैं। तुम्हारे हर प्रहार का अब हिसाब होकर रहेगा। ये नया भारत है, नए यहाँ इंसाफ होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत के लोगों के साथ, भाइयों के साथ ये कायराना हरकत की गई, जिनको जान से मारा गया। मैं अपने उन भाइयों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी सेना के शौर्य को सलाम करती हूं। आज सदन में आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से तीनों सेनाओं और इंटेलिजेंस एजेंसी के कोऑर्डिनेशन से हम इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर पाए। पहले से तय कर दिया गया था कि आतंकवाद की नर्सरी को नष्ट करेंगे। स्पष्ट रूप से क्लियर आइडेंटिफाइड टारगेट, वेल कैलकुलेटेड रिजल्ट। सेना को बहुत बहुत बधाई। वार्निंग देकर किया अध्यक्ष जी, कायराना हरकत नहीं की, वार्निंग देकर किया। और पीएम साहब ने भी कह दिया था कि इस बार जब हम जवाब देंगे तो कल्पना से भी परे होगा। कह दिया गया था हम सीमा भी पार नहीं करेंगे, कब्जा भी नहीं करेंगे। तो क्या 6 और 7 तारीख की रात तक पाकिस्तान सो पाया होगा? 22 अप्रैल की कायराना हरकत और 22 मिनट में उसका जवाब दे दिया। देश के अंदर बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण रही। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बताया कि 9 स्थानों पर निशाना, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। लेकिन साथ में यह भी बताया कि सेना को साक्ष्य जुटाने पड़े। सेना ने वहां से अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद साक्ष्य जुटाए। क्या यह विपक्ष और देश के उन लोगों के लिए सवाल नहीं है कि सेना को पता था कि सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए सेना के जवानों को जान पर खेलकर ऑपरेशन के बाद साक्ष्य भी जुटाने पड़ते हैं? यह इस देश की बदनीयती है कि ऐसे लोग यहां पर हैं जो सेना के ऊपर सवाल करते हैं। स्पष्ट रूप से बताया गया अध्यक्ष जी की पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, उन्होंने घुटने टेके और तब इस ऑपरेशन को बंद किया गया। और ये पूछते हैं कि आपने ऑपरेशन क्यों बंद किया? अरे ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। पोरस ने सिकंदर को 18 बार हराया, सिकंदर ने माफी मांगी और पोरस ने उसे माफ कर दिया।
और यही हमारी देश की पहचान है। नदी कब अपना रास्ता यूं ही मोड़ती है, नदी कब अपना रास्ता यूं ही मोड़ती है, अपने होने का सबूत और निशान छोड़ती है, और मर जाती है, मिट जाती है वो कौम जो अपनी पहचान छोड़ती है। हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, इसलिए हमने उनकी माफी को मांगा। सवाल उठाते हैं कि नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, कह रहे हैं कि भावनाओं से खेल रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इनका ज्ञान बढ़ाना चाहती हूं। सिंदूर मात्र एक लाल रंग का एक मिश्रण नहीं है। सिंदूर को अगर हम केमिकल रिएक्शन में देखें तो वो HGS है, जो कि मर्क्यूरिक सल्फाइड है, और मर्क्यूरिक सल्फाइड पारे और सल्फर से बना हुआ मिश्रण है, जो इस बात का संकेत देता है कि सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया तो जान चली जाएगी। तो ये जो हमारा लाल रंग है, इसको पाकिस्तान ने हमारे रंग को समझा नहीं, इसीलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने धर्म देखकर छांटा मारा, हमने कर्म देखकर छांटा मारा। इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जो आज भारत की पॉलिसी है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 2 बार कहा कि सेना के लिए तालियां बजाइए, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस ने एक बार भी ताली नहीं बजाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि ये कांग्रेस की रणनीति की बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन हमारे आदरणीय विदेश मंत्री जी ने बताया कि किस तरह से इनके बोए हुए कांटों को आज भारतीय जनता पार्टी की नेताओं को काटना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी चाइना के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे सलाह लेते हैं। आदरणीय सभापति जी, कितने शर्म की बात है। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि सांप को भी अब आदमी कहना ही पड़ेगा। आज के दौर में ये सब सहना ही पड़ेगा। बिल बनाने की तो इनको जरूरत ही नहीं, आस्तीनों के सांपों को आस्तीनों में ही सहना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि 99 पर विजयी हो गए। अरे सामने वाले मैदान छोड़कर भाग गए दादा, तो हम क्या करते, अकेले कैसे खेलते। आप 4 लोग बाहर से आने वालों पर सवाल करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज की हमारी बहन के साथ गलत घटना होती है, आप अपने स्टेट के अंदर अपराधियों को ढूंढने कर FIR नहीं करा पाते हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, 2008 के मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तनुवर राणा को आप भारत लेकर आए। हमने देखा कि किस तरह से टीवी पर अल्लाह से मौत मांग रहे थे आतंकवाद के जन्मदाता। समाप्त कीजिए। मेरा समय मेरी पार्टी की तरफ से है। आदरणीय महोदय जी, मेरे को अपना बात पूरी करनी चाहिए, आपसे निवेदन है, ये मेरी भावना भी है। मैं एक महिला हूं और जिन महिलाओं के साथ हुआ तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूं। दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पर एक बात रखी कि रक्षा बजट में कटौती हुई है। उन्होंने बताया कि 2018-19 में 2.4% था और 2024 और 25 में ये 1.89% हुआ। पर उन्हें पता नहीं चला कि भारत की इकोनॉमी बढ़ गई है। जब 2.4 था तब रक्षा पर खर्च किया जाने वाला 2.95 लाख करोड़ था, और जब 1.89 था तो राशि बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गई। धन्यवाद पेश करते हैं। आदरणीय महोदय जी, सिर्फ मुझे 2 मिनट की बात दी जाए। जी, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बनते ही PM साहब ने कहा था प्रधानमंत्री के रूप में, ना आंख झुकाकर बात करेंगे, ना आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर